Hello friends, good afternoon. My name is Dickens Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic Ice Academy. Today we are going to study about the Mauryan city administration and its sources. So आज हम लोग ये देखेंगे कि मौर्य का इस लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मौर्य का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जो प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसा था, वो हम लोग देखे थे कल। और उसका हेड कौन होते हैं, क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग कल देखे थे, लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि सिटी जो हुआ करता था मौर्य के टाइम पे, जो म्यूनिसपैलिटी हुआ करता था, तो म्यूनिसिपल जो था वो किस तरह से ऑपरेट हुआ करता था, उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स हुआ करते थे और क्या फंक्शन हुआ करता था। तो ये है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका मिलिट्री डिपार्टमेंट कैसा था, उसके बाद देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसा था, उसके बाद देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैसा था। बहुत सारे डिपार्टमेंट था, तो सारे डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे। फिर जुडिशल डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे। जब आप लूसेंट पढ़िएगा, जब बुक पढ़िएगा तो बुक में तो आपको क्या होगा कि पूरा स्टोरी जैसा लिखा हुआ रहता है, सेग्रीगेट करके लिखा हुआ नहीं रहता, तो बुक में तो स्टोरी समझ में आ जाता है बट नोट्स नहीं बन पाता है आपका। लेकिन जब लूसेंट पढ़िएगा तो वहाँ आपको सिर्फ फैक्ट मिलेगा, इस तरह से अलग करके सेग्रीगेट करके आपको अच्छे से मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम कोशिश किए हैं एक कि बुक से लूसेंट से जितना भी हो सके मैं एक साम्राज्य में आप लोग का एक नोट्स लाने का कोशिश किए हैं। और उसके बाद में आपको सोर्सेस मौर्य का क्या क्या सोर्सेस रहा है, जो लिटरेरी सोर्सेस हो या इसका आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हो, इसके बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर जो वीडियो देखते हैं आप, अगर वीडियो का क्वालिटी सपोज अगर आप लोगों का लगता है कि कम है, तो हाई क्वालिटी में कर करके एक अच्छे रेजोल्यूशन में जा करके एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट को आप सेव करके रख लीजिए ताकि वो आपको हेल्प होगा एग्जाम में। जो फर्दर आप जब एग्जाम के पास जाइएगा, जब एग्जाम के नज़दीक होगा, उस टाइम पे आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो एक बार देखिए और जब स्क्रीनशॉट लेना हो तो हाई रेजोल्यूशन में कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से आ जाए। क्योंकि एक ही बोर्ड में सब कुछ लिखना होता है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ता है, मजबूरी है, आप लोग समझ सकते हैं आई थिंक। तो देखते हैं लेट नहीं करते हुए। जिस तरह से हम लोग देखे थे सिटी उसका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग देखे थे प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरह से सिटी था उसमें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। इसको बोलते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। उसका हेड को बोलते हैं नगरिका। नगर का मतलब ही होता है कि सिटी, तो उसका हेड को बोलेंगे नगरिका। जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एक कमीशन हुआ करता था। एक कमीशन मतलब जैसे कि सिटी का सारे चीज को चलाने के लिए एक कमीशन बनाया हुआ होता था। तो उस कमीशन में 6 कमिटी था, जैसे कि अलग अलग चीज को हैंडल करने के लिए अलग अलग कमिटी बनाया गया था। जैसे इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए कमिटी था, फॉरनर्स को कंट्रोल करने के लिए कमिटी था, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, कोई अगर कोई जन्म ले रहा कोई मर रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या सेल्स हो रहा है तो उसके लिए अलग एक कमेटी था। ट्रेड के लिए अलग कमेटी था कि कितना ट्रेड बढ़ाना है या कहाँ से किससे ट्रेड करना है, उसके लिए एक था। कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्सेस, कहीं कोई कुछ बेच रहा है उसका कलेक्शन जो हो रहा है टैक्सेस का, उसके लिए एक अलग कमेटी था। तो 6 मेन कमेटी था म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, सिटी को चलाने के लिए। अब हर 6 कमेटी था, उसमें 5-5 मेंबर थे ईच, 5 मेंबर्स ईच। तो टोटल 6 कमेटी, 5 मेंबर्स ईच, तो 6 × 5 करेंगे आप तो 30 मेंबर्स आ जाएगा। तो 30 मेंबर्स का एक कह सकते हैं एक ग्रुप था जो 6 कमेटी में बटा हुआ था और ये चलाता था क्या, किसी भी सिटी को चलाने के लिए इस तरह का ये फॉर्मेट था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे चलता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट देखेंगे। मिलिट्री डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर रूलर रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए मिलिट्री डिपार्टमेंट ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि अपना एरिया को एक्सपैंड करता है, अपना जो उसका जो जितना भी जो एरिया रहता है उसको एक्सपैंड करके अपना बाउंड्री को बढ़ाता है। तो देखते हैं इसमें जिस तरह से यहाँ पे 6 कमेटी था उस तरह से यहाँ भी 6 विंग्स था, 6 कमेटी था या 6 विंग्स कह सकते हैं। सारे विंग्स जो रिपोर्ट करता था, जैसे कि यहाँ पे सारे लोग रिपोर्ट करते थे नगरिका को, यहाँ पे सारे लोग रिपोर्ट करेंगे। 6 विंग्स हुआ करता था, इस तरह से यहाँ भी 6 कमेटी या 6 विंग्स हुआ करता था जिसको सारे लोग रिपोर्ट करते थे सेनापति को। यहाँ भी 6 विंग्स में 5 मेंबर्स ईच हुआ करता था और 6 बचे देखेंगे, 6 × 5 देखेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 लोग यहाँ भी थे जो टोटल मिलिट्री को कंट्रोल करते थे। 6 कमेटी कौन कौन या 6 विंग्स कौन कौन हुआ करता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का। एक इन्फेंट्री था जो पैदल चलने वाले जो होते हैं आपको सिपाही, कैवेलरी होते हैं जो घोड़ा पे चलते हैं, एलिफेंट जो हाथी पे चलते थे, और चैरिटियस होता है। इसमें होता है कि आपको होता है ना कि आपको मतलब कि टांगा वांगा लगा रहता है पूरा, मतलब कि जैसे बाहुबली में देखे है ना चैरिटियस, उस तरह से घोड़ा रहता है, टांगा रहता है, बैठने वाला भी रहता है बना हुआ प्रॉपर, उस तरह से रहेगा। हाँ रथ टाइप का कह सकते हो। नेवी का विंग्स था, जो नेवी का भी था। तो यहाँ से समझ में आता है अब क्वेश्चन क्या आएगा, मौर्य के टाइम में क्या क्या था, ऑप्शन दे देगा उसमें, बोलेगा कि नेवी यूज करता था मौर्य। तो हाँ उस टाइम में भी सोचो कितना साल पहले है, बीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर भी उस समय नेवी यूज करता था। ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई, जो मिलिट्री था उसको सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई डिपार्टमेंट भी था।
तो 6 डिपार्टमेंट, 5 मेंबर सीट्स, 30 मेंबर्स टोटल हैंडल्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टैक्स वगैरह, जो इनकम जो आ रहा है, सोर्सेस ऑफ इनकम जो है, जो रूलर के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो टैक्स कहाँ कहाँ से आता था, लैंड टैक्स था, कस्टम टैक्स था, माइंस टैक्स था, इरिगेशन टैक्स था, फॉरेस्ट था, शॉप था, शॉप टैक्स था, बहुत सारा टैक्स था। अभी देखिए गवर्नमेंट जो, मतलब उस समय गवर्नमेंट बोले तो उस समय जो रूलर किंग क्या करता था, लैंड टैक्स लगाता था, यानी 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जितना भी अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/6 पार्ट जो होता था ना, वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था किसान को, लैंड टैक्स के रूप में। लेकिन सिर्फ टैक्स नहीं लगाता था, टैक्स लगाने की जगह पे इरिगेशन भी प्रोवाइड करता था, इरिगेशन का अलग से टैक्स लगता था। चीप सोर्सेस था, ये जो चीप सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, मेन रेवेन्यू कहाँ से आता था मौर्य का टाइम पे, तो लैंड टैक्स ही मेन था, चीप सोर्स था ये, मतलब कि मेन सोर्स था। और ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको क्या बोलते थे, समाहर्ता बोलते थे। मतलब होता है ना कि मतलब कि हर लोग से मतलब कि कलेक्ट करके आना है, हर लोग से, याद हो जाएगा ऐसे कि ऐसे याद कर लेना है, हर HAR है ना, हर लोग से हर के लाना है। आपको नहीं भी दे रहा है तो उससे हर के लाना है, हर चुरा के लाना है। टैक्स को देना चाहता है, सब छुपा के रखता है, उससे भी लेके आना है। तो समाहर्ता, हर याद हो जाएगा। इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यू, डिपार्टमेंट का कलेक्शन का हेड कौन था, समाहर्ता। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका क्या काम होगा, बेसिकली जो बेट्स एंड मीजर्स है, कोई गलत तरीके से कहीं, ऐसा नहीं आना कि 1 kg का कोई गलत तरीके से 2 kg कर रहा है या ½ kg दे रहा है। बेट्स एंड मीजर कंट्रोल करना, कितना कहाँ कितना सप्लाई जाएगा, कितना सप्लाई आएगा, किसका सप्लाई कहाँ पे बढ़ाना है, किसका घटाना है, ये सब चीज इसका कंट्रोल था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका चीफ को क्या बोलते हैं, अध्यक्षा बोलते हैं, इसका चीफ को अध्यक्षा बोलते हैं। इसका चीफ इंपोर्टेंट है, नगरिका, सेनापति, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो गया यहाँ पे समाहर्ता, नगरिका, सेनापति, समाहर्ता, यहाँ पे अध्यक्षा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। इसका मेन काम क्या था, जैसे कंट्रोल करता था प्रोडक्शन प्राइसेस को, किसका प्रोडक्शन कितना होना है, किसका प्राइस मार्केट में कितना रहेगा। फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता था कि हाँ हमारे यहाँ कितना, कौन क्वांटिटी कितना हम इंपोर्ट करेंगे, किसको एक्सपोर्ट करेंगे, वो सब चीज को। इंश्योर द स्टेडी सप्लाई, हर चीज का स्टेडी सप्लाई है कि नहीं है, गेहूं चावल है जो खाने का जो स्टैम्पल फूड है, जो सही से मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये सब है, ये सब का कंट्रोल था। कंट्रोल बेट्स एंड मीजर्स, सही बताएं कि ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं कोई मार्केट में कोई सामान बेच रहा है और वजन गलत यूज कर रहा है, तो बेट्स एंड मीजर्स का भी यहाँ पे प्रॉपर ख्याल रखा जाता था। तो ये सब था मिलिट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। जुडिशियल डिपार्टमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। जुडिशियल डिपार्टमेंट, जिस तरह से जुडिशियल डिपार्टमेंट भी हमारा क्या था ना कि सेंट्रल लेवल पे अलग जुडिशियल डिपार्टमेंट था और लोकल लेवल पे अलग जुडिशियल डिपार्टमेंट था। तो जो पाटलिपुत्रा में था, जो एक सुप्रीम कोर्ट था पाटलिपुत्रा में उस टाइम पे, तो ये हमारा हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल जुडिशियल डिपार्टमेंट हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट था। इसका जो चीफ जस्टिस थे उसको बोलते थे धर्माधिकारीन, बोलते थे धर्माधिकारीन। अब ऐसे भी याद रखना ना कि जो धर्म की बात करते हैं, धर्म क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सच्चाई क्या है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, अलग तरह धर्माधिकारीन, जो धर्म का अधिकारी है, जो मतलब धर्म को जो अधिकार सबको दिलाता हो, तो ये समझ में आ जाएगा कि चीफ जस्टिस को बोलते थे। लोकल लेवल पे जो हुआ करता था, जो कोर्ट्स वगैरह, तो उसको बोलते थे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते थे। वहां पे लोकल लेवल पे इसको सुप्रीम कोर्ट्स बोलते थे, इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते थे। इसका जो चीफ हुआ करता था ना, अमात्यास बोलते थे। अमात्यास बताएं क्या है, कमेंट करके बताइएगा कि अमात्यास क्या था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अमात्या बताए थे आपको हम, कमेंट करके बताइएगा अमात्यास क्या था। अब देखते हैं यहाँ पे सिविल कोर्ट जो होता था, जैसे कि दोनों कोर्ट है, सेंट्रल लेवल पे जो कोर्ट था, जो लोकल लेवल पे कोर्ट था, जो दोनों था, जो दो तरह के, सारे तरह के मतलब केसेस को देखता था। ये भी सिविल कोर्ट को, सिविल केस को देखता था, क्रिमिनल केस को देखता था। ये भी सिविल और क्रिमिनल दोनों केस को देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल वाला सिर्फ ये केस देखेगा और बाहर जो लोकल लेवल वाला ये केस देखेगा, नहीं, दोनों सेंट्रल लेवल लोकल लेवल वाला दोनों था, जो सिविल केस भी देखता था और क्रिमिनल केस भी देखता था, यानी क्रिमिनल कोर्ट भी था और सिविल कोर्ट भी था, दोनों। सिविल कोर्ट को बोलते थे हम लोग धर्मास्थियास, एंड क्रिमिनल कोर्ट को बोलते थे हम लोग कंटकाशोधन। ऐसे भी याद कर लेना ना कि क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल मतलब क्या होता है, कहीं कोई मर्डर करके आता है, किसी को काट छाट के आता है, मर्डर करके आता है, उस तरह का क्रिमिनल मैटर बन जाता है ना। तो यहाँ पे कंटकास मतलब क्या होता है, जिसको काट कूट के आता है एकदम, मतलब मर्डर करके आ रहा है, तो कंटकाशोधनाश। और धर्मास्थियास सिविल कोर्ट, मतलब कि धर्म के बात जहां होगा कि ये गलत है, ये तुम इसको इनक्रोच कर लिया, तुम इसको लैंड हड़प लिया, ये गलत चीज है, धर्म की बात है जहां होगा, धर्मास्थियास। ऐसे याद कर लेना है। पुलिस डिपार्टमेंट देखते हैं। हर जो मेन एरियाज था ना, वहां पे एक छोटा छोटा पुलिस डिपार्टमेंट हुआ करता था, एक पुलिस चौकी हुआ करता था, वहां पे एक लॉकअप भी हुआ करता था और जेल भी होता था। तो जो पुलिस लॉकअप हुआ करता था ना, जिसमें कि पुलिस तुरंत लाई, किसी को पकड़े तुरंत बंद की, तो उसको बोलते थे हम लोग चरक बोलते थे उस टाइम पे। और जो जेल हुआ करता था, बड़ा बड़ा जो जेल हुआ करता था, उसको बोलते थे बंधन गारा। नाम ही है कि जिसको बांध करके जिसको रखेगा गृह में, उसको बंधन गारा हो गया।
तो ये हो गया फ्रेंड्स, टोटल आप लोग का मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दिए हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अलावा जितना तरह का डिपार्टमेंट था वो आप लोग कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी सोर्सेस देखते हैं, मौर्य के बारे में हम लोग को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मौर्य के बारे में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका इकोनॉमिक ऐसा था, रेवेन्यू सिस्टम ऐसा था, सारे डिटेल्स कहाँ से हम लोग को मिलता है। तो कुछ सोर्सेस हैं जो लिटरेरी सोर्सेस है, लिटरेरी बोले तो जो कि लिटरेचर के रूप में लिखा गया है। अब कुछ सोर्सेस हैं जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस बोले तो क्या है, कहीं पे इनग्रेव्ड है, कहीं पत्थर पे कुछ लिखा है, कहीं पिलर बना कुछ लिखा है, कुछ बना हुआ है उस तरह से, कोई बिल्डिंग है, मोन्यूमेंट, सब उस तरह के सोर्सेस हो गया। अभी देखेंगे लिटरेरी सोर्सेस में देखते हैं कि हमारे सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद हमारा मुद्रा राक्षस है और ये इंडिका है, 3 बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्थशास्त्र सब जानते हैं, कौन लिखे हैं, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन मैकियावेली बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार, मेनी एग्जाम्स में मेनी टाइम्स पूछ चुका है, इसलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा कि अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं, कौटिल्य। इनका और भी क्या नाम है, क्या बोला जाता है, इंडियन मैकियावेली बोला जाता है इनको। तो चाणक्य तो सब जानते हैं कि कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है, सब जानते हैं, लेकिन इनको इंडियन मैकियावेली भी बोला जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, ये बुक जो अर्थशास्त्र है संस्कृत में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लैंग्वेज है पाली या प्राकृत है, जो आप समझ लीजिए कि जो अशोका का जो लैंग्वेज था प्राकृत में लिखा जाता था, ऐसा नहीं था। आप हम पढ़ाए हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ाए हैं, तो पढ़ाए हैं कि जो पढ़ाए हैं आपको कि जो बुद्धिज्म का लैंग्वेज था वो पाली था, लेकिन जो जैनिज्म का लैंग्वेज था वो प्राकृत था। अशोका फॉलो करता था बुद्धिज्म को, बट उसका लैंग्वेज प्राकृत था। अलग अलग हम देखते हैं ना कि अलग अलग अब देखिएगा कि ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा रूलर के समय पे मेन लैंग्वेज का था, ये आप ध्यान रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। अशोका फॉलो करता था बुद्धिज्म को, बट लैंग्वेज था उसका, मेन लैंग्वेज प्राकृत था। कहीं पे जो इनग्रेव किया हुआ है, कहीं कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ तो प्राकृत लैंग्वेज में था। बुद्धिज्म का लैंग्वेज पाली था, छोटा, माने बुद्धिज्म हम इंडिया में, ऐसे याद कर लीजिए, बुद्धिज्म इंडिया में फेमस क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज था जिसमें अपना स्पीच देते थे, जिसमें अपना मैसेज को प्रचार प्रसार करते थे, वो बहुत सरल था। अब पाली में 2 लेटर आता है, 2 वर्ड आता है, पाली में 2 लेटर आता है, प्राकृत में 3 आता है, तो इजी कौन है, पाली। तो ऐसे याद कर लीजिए ना कि बुद्धिज्म फैला इसलिए क्योंकि पाली में अपना स्पीच मतलब अपना प्रचार प्रसार किया है, तो पाली याद हो जाएगा, तो बुद्धिज्म पाली और जैनिज्म प्राकृत हो जाएगा। अब याद ऐसे करना है कि अशोका फॉलो तो करता था बुद्धिज्म को, तो इस तरह से उसको पाली फॉलो करना चाहिए लैंग्वेज, लेकिन नहीं, वो प्राकृत लैंग्वेज में अपना सब कुछ करवाया है, तो याद हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, पाली के जगह प्राकृत की जगह पाली मार के आ जाते हैं, तो ये बता दिए हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा। लिटरेरी सोर्स अर्थशास्त्र में देखें कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अर्थशास्त्र क्या है ना, एक 15 बुक का एक कलेक्शन है, कोई एक सिंगल बुक नहीं है, 15 बुक का कलेक्शन है, जिसमें कि 180 चैप्टर्स है, ये हो गया। उसके बाद ये डिस्कवर कौन किया है, इस बुक को डिस्कवर कौन किए हैं, तो लिख के चले गए, जैसे कि ये सब डिस्कवर कर रहे हैं हम लोग, इस सोर्सेस को थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो इसको डिस्कवर कौन किए हैं, हम लोग को बुक को डिस्कवर किए हैं आर शर्मा, ये है भाई आर शर्मा शास्त्री है, आर शर्मा शास्त्री जो 1904 ईस्वी में इसको डिस्कवर किए हैं। ये बुक हम लोग को क्या बताता है, हम लोग बताता है कि किंग कैसा था उस समय में, किंग मतलब कि मौर्य डायनेस्टी कैसा था, उसका काउंसिल कैसा था, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो थे कैसे किस तरह से असिस्ट करते थे मौर्य को अपने चलाने में, उसका उसमें वॉर जो हुआ है किस तरह से वॉर हुआ करता था, कैसे अशोका मतलब या और भी जो मौर्य डायनेस्टी के जो लोग हैं कैसे मतलब कि लोगों पर विजय प्राप्त किए, और उनका डिप्लोमेसी कैसा था, उस समय में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ कैसा था, ये सब के बारे में जानकारी दी है अर्थशास्त्र में। मुद्रा अच्छा सकता है ड्रामा है फ्रेंड्स, ड्रामा है जो लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा, और ये ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे लिखा गया था, अर्थशास्त्र तो उस टाइम पे लिखा गया था, मुद्रा अर्थशास्त्र गुप्ता के समय में लिखा गया है। जैसे कि आप मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे हो उसके बाद में गुप्ता आएगा, तो गुप्ता के समय में लिखा गया है, बट लिखा गया है मौर्य के बारे में। इसमें बताया गया है कि मौर्य डायनेस्टी कैसे नंदा को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू, चंद्रगुप्त मौर्य अपना चाणक्य का हेल्प लेकर के कैसे नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करते हैं, तो ये यहाँ भी इसमें लिखा गया, मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। और राक्षस किसको बताया गया, राक्षस बताया गया है धनानंद को बताया गया है, इसमें जो नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर रहते हैं उसको बताया गया है। इट टेल्स अबाउट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड मौर्य ओवरथ्रू नंदा, बताएं जैसे कि आपको, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी बताया कि उसमें कैसा कंडीशन था सोशियो इकोनॉमिक। उसके बाद 2 बुक हो गया, तीसरा बुक है इंडिका। सबको पता है कि इंडिका कौन लिखे हैं, मेगास्थनीज लिखे हैं, जो क्या थे, ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और ये क्या बताता है, ये बुक क्या बताता है, हाँ एक और इंडिका अभी अवेलेबल हम लोग का नहीं है, जो मेन कॉपी होता है ना उसका वो अवेलेबल नहीं है। इंडिका को क्या होता है कि बहुत से ग्रीक ऑथर्स जो हैं, ग्रीक राइटर जो हैं, इंडिका उस समय जब इंडिका उनको मिला होगा तो कुछ पेज वगैरह मिला होगा, तो उससे क्या है ना कि उससे समझ करके एक अपना अलग फॉर्मेट में लिख चुके हैं। तो बहुत सारे राइटर के रूप में हमको, बहुत सारे राइटर के कॉपीज के रूप में हमको अवेलेबल है इंडिका का जो ओरिजिनल है ना वो हम लोग के पास नहीं है।
तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जो ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। क्या बताता है ये, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, सब एक ही चीज लगभग बताता है। तो ये सब हो गया इंडिका। इसके अलावा 3 के अलावा और भी हमारे पास है, जैसे कि सिलोन मतलब श्रीलंका का जो क्रॉनिकल्स है हमारा, जो जैसे कहते हैं ना दीपवंसा और महावंसा, इसमें भी हमको मिलता है। जातक कथा जो है हमारा जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है वहाँ भी मिलता है, पुराण में भी मिलता है हम लोगों का। हाँ, अभी हम लोग देख चुके हैं इसका जितना भी बाकी बचा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन था वो, और उसका सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा मिसलेनियस देख लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम में, पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, अशोका का कौन कौन सा अलग नाम से जाना जाता था, और उनके समय में कौन सा अम्बेसडर आए थे, ये पूछ लेता है। और थोड़ा सा बाकी आर्ट्स के बारे में, थोड़ा इकोनॉमी के बारे में थोड़ा देख लेंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य का अलग अलग नाम था, जैसे उनको बोलते थे सांड्रोकोटस बोलते थे, कौन बोलते थे, अस्ट्राबो और जस्टिन उनको अपना जो रीड राइटर थे अपना उनको जो लिखे हैं उसको सांड्रोकोटस बुलाए हैं। एंड्रोकोटस भी बोलते थे, एरियन और प्लूटार्च 2 लोग इनको एंड्रोकोटस बुलाए हैं। इनको ब्रिस्ला और कुलहीना भी बोलते थे, जो लो क्लान का जो पर्सन होते हैं, जो पर्सन ऑफ लो क्लान, ब्रिस्ला और कुलहीना। कौन बोले हैं, विशाख दत्त, जो ड्रामा लिखे हैं ना मुद्दा अच्छा से लिखे हैं विशाख दत्त, उसमें कुलहीना बोले हैं या ब्रिस्ला बोले हैं। तो 3 नाम था, एंड्रोकोटस, एंड ब्रिस्ला या कुलहीना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। इनके समय में मेगास्थनीज, सबको पता है कि मेगास्थनीज एक अम्बेसडर आए थे, इनके कोर्ट में आए थे, जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे कब 302 से 298 ईस्वी में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे ये। उसके बाद देखते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार के अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इसको बोलते हैं अमित्रोचेटस बोलते हैं, ग्रीक टेस्ट में मिलता है अमित्रोचेटस। बिंदुपाल मिलता है चाइनीज टेस्ट में, सिन्हासेन मिलता है जैन टेस्ट में, और ये भद्रासार मिलता है इसको वायु पुराण में। तो क्वेश्चन आएगा कि बस नाम दे देगा, इतना अगर ये नहीं याद हो पाएगा तो इतना याद कर लीजिए कि अमित्रोचेटस, बिंदुपाल, सिन्हासेन और भद्रासार इसको बोलते हैं, इनको बोला जाता है बिंदुसार को बोला जाता है। इन्हीं के समय में डिमाकस आए थे जो एम्बेसडर थे बिंदुसार के समय में, और कहाँ के थे वो, एंटियोकस बन जो राजा थे सीरिया के, उनके द्वारा भेजा गए थे। अशोका देखते हैं, अशोका को तो सबको पता है कि अशोका का नाम क्या क्या है। अशोका को हम लोग प्रियादर्शी बोलते हैं, देवनाम प्रिया बोलते हैं, ये सब नाम है अशोका का। उसके बाद इनके समय में जो अम्बेसडर आए थे उनका नाम था डायोनिसियस, नाम था डायोनिसियस, जो कौन थे, टोलेमी टू जो थे इजिप्ट के, उनके द्वारा भेजा गए थे। ये बस इतना याद रखना है, ये फैक्ट है जो पूछता है एग्जाम में जनरली बार बार। उसको मॉडर्न आर्ट के बारे में देखते हैं तो सबको पता जनरली होगा कि पटना के कुम्हरार में 80 पिलर का एक हॉल मिला है। तो ये क्या कौन से टाइम का है, ये मौर्यन टाइम का है ये। और फहियान इसको देख करके, जब फहियान बाद में जब आते हैं इंडिया में विजिट करने, तो इनको देख करके बोलते हैं 80 पिलर हॉल को कि ऐसा लगता है कि ये आदमी के द्वारा नहीं, ये क्रिएशन ऑफ गॉड है, भगवान के द्वारा बनाया गया, इतना अच्छा से बनाया गया था। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, जैसे कि कार्व एलिफेंट्स मिलता है कहाँ से, धौली से, जो उड़ीसा में है। इनग्रेव एलिफेंट मिलता है कहाँ से, कालसी से, जो उत्तराखंड के देहरादून के आसपास में है। बराबर के हमारा कहाँ है, जो मॉडर्न टाइम का था, जहानाबाद बिहार में। और नागार्जुनी के भी कहाँ है, ये भी जहानाबाद के बिहार में है। तो ये दो के भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार में है, बीपीएससी का एग्जाम रहेगा तो ये पूछेगा ही पूछेगा, तो ये याद रखिएगा। उसको बहुत सा स्तूपा बनाए गए थे मॉडर्न टाइम में, लेकिन जो सांची का स्तूपा, भरहुत का स्तूपा जो है, जो एमपी में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमी देखते, इकोनॉमी थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि जो स्टेट ऐसे इकोनॉमी में बता दिया कि कौन कौन सा रेवेन्यू था, कौन कौन सा टैक्स था, कौन कलेक्ट करते थे, क्या कितना परसेंट कलेक्ट करते थे, बता चुका है सारा। कुछ और पॉइंट रह गया था, जैसे कि स्टेट मोनोपोली था माइनिंग में, फॉरेस्ट में, साल्ट में, लिक्विड में, लिक्विड मतलब जो शराब होता है उसमें, और आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग में। इतना चीज में स्टेट का मोनोपोली था, बाहर के लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे, ये सब सेल नहीं कर सकते थे, रेगुलेटेड था, इतना पूरा स्टेट का मोनोपोली था। और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से था, जिससे कि बाद में वो ट्रेड करते थे फॉरेन के साथ में। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो बोलते हैं ना, पोर्ट्स वगैरह, तो वेस्टर्न कोस्ट पे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट था, उसका नाम था विरुकच्छा, जो इसको बोलते हैं विरुकच्छा या विरुकच्छा, और भरोच, एक ही नाम है दोनों का। और ईस्ट कोस्ट पे था, उसको बोलते हैं ताम्रालिप्ति, जो वेस्ट बंगाल में आता है। और उस समय में एक्चुअली ट्रेड कैसे करते थे, तो एक 5 मार्क कॉइन हुआ करता था, जो मोस्टली सिल्वर का हुआ करता था, बाकी चीज का भी होता था लेकिन मोस्टली सिल्वर का हुआ करता था। 5 मार्क कॉइन था, तो वो इसके थ्रू ये लोग ट्रेड करते थे। कितना हो गया फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग का सारा मॉरियन खत्म हो गया है। इसके बाद 2 लेक्चर और लाएंगे, पोस्ट मॉरियन, एक गुप्ता, 3 लेक्चर आएगा, पोस्ट मॉरियन, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, 3 लेक्चर आप लोग का सारा एंशिएंट खत्म हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि 1 से 2 दिन के अंदर ही मैं डाल दूँ सारा लेक्चर, क्योंकि लेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग फिर मेडिवल अभी रहने देंगे, मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बिहार का एग्जाम में। बीपीएससी में एंशिएंट के बाद सबसे ज़्यादा, मतलब मॉडर्न के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एंशिएंट से, मेडिवल से क्वेश्चन कम उठाता है, क्योंकि एंशिएंट में बिहार का इंपॉर्टेंट है ना, मौर्य डायनेस्टी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सब बिहार का ही हिस्ट्री है। तो एंशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मॉडर्न और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिडिएवल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न देखेंगे एक दो लेक्चर लाने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।